फ्रेंड नाइटियन हाय फ्रेंड नाइटियन एज ए यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कल का पेपर है। कल का कौन सा सब्जेक्ट है? आईओ। कौन सा पेपर है? आईओ यानी इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम हर पेपर में ये सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं कि सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं। ये जो सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में है तो क्यों है, टीचर पढ़ा रहा है आपके इस सब्जेक्ट को तो क्यों पढ़ा रहा है। ठीक है, जो सिलेबस बनाया गया है उस किस चीज को, किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। तो जनरली जो इंडस्ट्रियल मतलब समझ रहे हैं, इंडस्ट्री ऑपरेशन मतलब जो भी क्रियाएं होती है, यानी एक कोई भी इंडस्ट्री होगी, प्रोडक्शन इंडस्ट्री होगी तो उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। उन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मशीनरी की जरूरत होती है, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, उसकी जरूरत होती है, जिससे कि एक कच्चे पदार्थ से फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते बहुत सारे ऐसे मशीनरी यूज की जाती हैं, जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं इस सब्जेक्ट के द्वारा, ताकि हम उसमें जो भी इक्विपमेंट वहाँ यूज हो रहे हैं, जो भी मशीनरी यूज हो रहा है, कुछ भी ऐसा इक्विपमेंट यूज हो रहा है जो कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सहायता करता है, प्रोडक्ट बनाने में सहायता करता है, उनके बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए, डिटेल में पता होना चाहिए। इस सब्जेक्ट को पढ़ने का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये यूनिट ऑपरेशन में करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस करें, जैसे कि आपको कच्चे कच्चा माल से फाइनल प्रोडक्ट तक, यानी फाइनल प्रोडक्ट तक के बनने में लगने वाले इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है। यानी कच्चा माल से रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट बनने तक जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रोसेस होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, पहले एक स्लाइड बना लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा, सारे मटेरियल के बारे में अच्छे से कोशिश करेंगे कि आसान शब्दों में अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स लेते हैं। रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स मिलता कहाँ है? चट्टानों से मिलता है। चट्टानों से मिलने के लिए पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, एक नए पेज में हम बना लेते हैं। ठीक है, एक नया पेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, फुल क्या बना लेते हैं? फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट। अब क्या करते हैं, यहां से हमने लिया रॉ मटेरियल्स लिया। उसके बाद हम करते हैं कर्सिंग। उसके बाद करते हैं, ध्यान से देखते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा, ग्राइंडिंग। उसके बाद करते हैं आपका सीविंग। उसके बाद करते हैं मैग्नेटिंग। उसके बाद हम करते हैं, क्या करते हैं, मिक्सिंग। उसके बाद आपका है शेपिंग। उसके बाद आपका है ड्राइंग। फिर इसमें अदर प्रोडक्ट होगा तो एक स्टेप और हो जाता है ग्लेजिंग। फिर आपका फिर से ड्राइंग, फिर फिनिशिंग, फिर आपका आ जाता है फिनिशिंग के बाद आपका फायरिंग। फायरिंग के बाद आता है आपका सॉर्टिंग। अब ये सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, इसको कच्चा माल बोलते हैं, कच्चा माल।
इसको आप बोलते हैं तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। इसे बोलते हैं पीसना। इसे बोलते हैं छानना। इसे क्या कहते हैं? चुंबकीयकरण। इसे कहते हैं मिलाना। इसे क्या कहते हैं? आकार देना। आकार देना। इसे कहते हैं सुखाना। इसे कहते हैं ग्लेज चढ़ाना। एक परत होती है उसको चढ़ाना, ग्लेज चढ़ाना। हालांकि सभी में ग्लेजिंग नहीं होता है, कुछ प्रोसेस होती हैं जो यहीं से ये ग्लेजिंग नहीं होती है, ड्राइंग के सीधे ये स्टेप होते हैं। ड्राइंग के बाद सीधे आपका फिनिशिंग आएगा, फिनिशिंग के बाद सुखाना हो जाएगा, फिर सुखाना हो जाएगा, फिर साइज को मेंटेन करना यानी फिनिशिंग, साइज को मेंटेन करना, उसके बाद आपका पकाना। पकाने के बाद होता है छांटना। उसके बाद होता है आपका पैक, पैक करना। पैक करना। अब इसी में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इसी में आप अच्छे से आपको समझते जाएंगे। इसी फ्लो चार्ट के द्वारा मैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में जो मेन मेन चीजें हैं उसको मैं सभी एक्सप्लेन कर दूंगा। बस आप सुनते जाइए, समझते जाइए। जैसे एक रॉ मटेरियल्स है, ये हमें कहाँ से मिलेगा? खदानों से मिलेगा। कहाँ से मिल सकता है? खदानों से या चट्टानों से। चट्टानों से। यहाँ से जब रॉ मटेरियल्स लाया जाएगा तो इसमें क्या करते हैं? चट्टानों से या खदानों से क्या करेंगे? उसकी ब्लास्टिंग करेंगे, या उसे जेसीबी के द्वारा खोदेंगे, या बम के द्वारा उसे फोड़ेंगे। ब्लास्टिंग करेंगे या उसको किसी ऐसे इक्विपमेंट से उसकी क्या करेंगे? खुदाई करेंगे। खुदाई करने के पर जब हम लाते हैं तो उसका साइज क्या होता है? बड़े साइज में होता है। क्या है ये? वहां से सपोज दैट चट्टानों से इतने बड़ा साइज का हमें वहां से मटेरियल मिला। अब जब प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या है? फाइन पाउडर होता है, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। इस तरीके से बारीक पीसा हुआ आटा है, आटे के जैसे एकदम पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है। तो जब हम लेके आए हैं तो उसका साइज इतना बड़ा है। अब इससे तो हम प्रोडक्ट को बना नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या अपनाते हैं? उसके लिए हम करते हैं क्या है? इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ये इतना बड़ा टुकड़ा हो गया, ये दो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। ये टूटने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रशिंग। तोड़ते हैं। अब क्रशिंग करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। जैसे तोड़ने के लिए आप क्या करोगे? जैक कर्सर यूज करेंगे। जैक कर्सर के भी भाई क्रशिंग करना है तो किसके द्वारा करना है? कर्सर के द्वारा करना है। किसके द्वारा करना है? कर्सर के द्वारा ही करेंगे। तो कर्सर कई टाइप से होते हैं, उनको हम समझाएंगे। तो ये छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रोसेस को क्या है? वही चट्टानों से हमें इतना बड़ा साइज मिला था, उसको इतने छोटे छोटे टुकड़ों में हमने तोड़ा। तो तोड़ने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं कर्सिंग। और कर्सिंग करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होते हैं, मशीन यूज होते हैं, जैसे जैक कर्सर, कोन कर्सर, जायरेटरी कर्सर। बहुत सारे कर्सर हैं जो हम पढ़ाएंगे। कर्सिंग का जब टॉपिक लेंगे तो कर्सर को हम पढ़ाएंगे। तो कर्सर में बहुत सारे कर्सर लेते हैं, या साथ साथ कर्सिंग में बता देते हैं। कर्सर भी बहुत सारे टाइप के लिए जाते हैं। ठीक है, तो कर्सिंग। अब हमें कर्सिंग करना है, मतलब इस छोटे से पार्टिकल को, बड़े से पार्टिकल को छोटे साइज में तोड़ना है। अभी भी इसका फाइन पाउडर नहीं हुआ, ये ध्यान रखिए। ये फाइन पाउडर नहीं हुआ है अभी। ये जैसे मान लिया जाए ये 10 mm का था, तो ये 5 mm का बचा हुआ है। 5 या एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। इसका एक जो बड़ा साइज था उसके छोटे छोटे दो तीन टुकड़े हो गए। तो टुकड़े किसके द्वारा हुए? कर्सर के द्वारा। ठीक है, अब इन टुकड़ों को हमें फाइन पाउडर में लाना है, एकदम बारीक पिसे हुए पाउडर के रूप में लाना है। तो उसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी होगी? उसके हम क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग, यानी पीसना। अब इस छोटे छोटे जो टुकड़े मिले हुए हैं, इन टुकड़ों को हमें ये पाउडर फॉर्म में लाना है। उस पाउडर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? पिसाई करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद क्या होता है? ये जो हमें इस तरीके से एक फाइन पाउडर मिल जाता है। क्या मिल जाएगा हमें? एक फाइन पाउडर मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो फाइन पाउडर मिला है वो किसके द्वारा मिला है? ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, पीसने वाली मशीन के द्वारा। तो पीसने की मशीन बहुत सारी यूज होती है, जैसे बाल मिल है, ट्यूब मिल है, पैन मिल है, रोटरी मिल है, और तुम्हारा क्या है, ये आपका हो जाएगा पेनेट्री मिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? ये सारे मिल्स हैं, जिसके रोलर मिल हो जाएगा। ठीक है,
पॉट मिल हो जाएगा, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मशीन को रॉ मटेरियल को इन छोटे छोटे बड़े साइज के पार्टिकल को हम इस पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो मशीन के बारे में हम जो पीसने वाली मशीन के बारे में हम बोल देते हैं, शायद ना लिख पाए, बहुत सारा वीडियो हो जाए तो आप लिखते जाएंगे। बाल मिल होता है, ट्यूब मिल होता है, रोलर मिल होता है, पेनेट्री मिल होता है, और क्या होता है आपका पॉट मिल होता है। इन सारे मिल्स के द्वारा हम क्या करते हैं कि उसकी पिसाई कर देते हैं, इस फाइन पाउडर में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सॉरी, ये फाइन पाउडर में हमने उसको बदल लिया। पहले हमें क्या किस साइज में मिला, बड़े से साइज में मिला। ये 5-10 mm का मिला, 10 mm का मिला, ये 5-5 mm के हुए। अब ये 0.5 mm के हो गए, बहुत बारीक बारीक पीसे हुए कण हो गए। अब इस कण में जो ये चट्टानों से जब आया था तो उसमें क्या था, ये जब इसकी पिसाई हुई तो इस चट्टानों से जब आया था मटेरियल, तो उसमें बहुत सारे कण थे, इम्प्योरिटी मिली हुई थी, जैसे लौह कण, जैसे आयरन मिला हुआ था। तो इस आयरन को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नेटिंग करते हैं। उससे पहले हम क्या करते थे, सीविंग और मैग्नेटिंग लगभग एक साथ हो जाता है, छन के और सीधे आपके मैग्नेट पे गिरता है। ठीक है, तो छानना क्यों है, क्योंकि इसमें कुछ कण बड़े हैं और कुछ कण छोटे हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जैसे आप आटा लाते हैं रोटी बनाने से पहले, तो रोटी बनाने से पहले उसको छानते हैं, क्योंकि उसमें चोकर रहता है, चोकर को आप अलग कर देते हैं, एक समान साइज के पार्टिकल को लेते हैं रोटी बनाने के लिए। सेम उसी तरीके से क्या है, जब आप पिसाई होती है बाल मिल के द्वारा या ट्यूब मिल के द्वारा या रोलर मिल के द्वारा, तो उसमें क्या है, कुछ पार्टिकल बड़े रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल छोटे रह जाते हैं, एक समान साइज के नहीं होते हैं। और हमें एक समान साइज के पाउडर को लेना है, तो एक समान साइज के पाउडर को लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, छन्नी के द्वारा छान लेंगे। तो उसमें बहुत सारी छलनी इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे वाइब्रेटिंग सिव हो गई, ठीक है, कम्युलेटिव सिव हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारी छलनी यूज होती है। अब इसको हमने क्या कर लिया, छान लिया। अब छानने के बाद एक समान के कण हमें मिल गए और प्योर मिल गया, एक समान के कण मिले प्लस क्या हो गया, प्योर मिल गया, उसमें आयरन फ्री। प्योर मतलब क्या हो गया, आयरन फ्री हो गया, आयरन फ्री हो गया। अब हमें क्या करना है, मिक्सिंग करना है। ठीक है, मिक्सिंग। तो मिक्सिंग करने के लिए क्या है कि जो बाल मिल हम यूज करते हैं तो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग एक साथ हो जाता है, लेकिन हमें एक मिक्सर मान रहे हैं मिक्सिंग करने के लिए। अब मिक्सिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये पाउडर होता है, और पाउडर के साथ साथ हम क्या मिलाते हैं, बाइंडिंग मटेरियल मिलाते हैं, बाइंडिंग मटेरियल। तो बाइंडिंग मटेरियल या अदर कुछ मटेरियल मिलाते हैं, जैसे दो दो कम, एक से ज्यादा दो कंपोजिशन हो, जैसे क्या है कि एल्मोना हो, सिल्का हो, मैग्नीशियम हो, बहुत सारे टाइप के रॉ मटेरियल्स हो, उनको अच्छे से मिक्स करने के लिए क्या हम करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, अब मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग किस में करेंगे, मिक्सर में करेंगे। ठीक है, कई तरह से तरीके से मिक्सर होते हैं, तो ये भी एक मशीनरी है। अब मशीनरी हो गई ये, अब क्या करते हैं, शेपिंग देते हैं, आकार देते हैं। तो यहीं पर चेंज हो जाता है, आकार देने के लिए आप क्या किस टाइप के, तो आकार देने के लिए मैंने बोला था कि ड्राई मेथड और वेट मेथड और सेमी वेट, सेमी वेट, इस तरीके तीनों की विधियां होती हैं। तो यहीं पर यदि ड्राई मेथड है तो पाउडर ड्राई अवस्था में रहेगा, 5 से 10% मॉइस्चर रहेगा। वेट मेथड रहेगा तो 50% वाटर और 50% रॉ मटेरियल मिला के बाल मिल में ग्राइंडिंग के साथ मिक्सिंग कर लेंगे। फिर उसको क्या करेंगे, यदि सेमी वेट मेथड है तो सेमी वेट मेथड है तो हम 50% वाटर 50% रॉ मटेरियल को लेके बाल मिल में ग्राइंडिंग करने के बाद क्या हम क्या यूज करेंगे, फिल्टर प्रेस। यहीं पे आ जाएगा आपका फिल्टर प्रेस, जो अभी आगे आप पढ़ेंगे, फिल्टर प्रेस। ठीक है, यहाँ छलनी के, यहाँ मिक्सर के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ छलनी के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अब एक स्थान से भाई यहाँ से रॉ मटेरियल पीसने के लिए जा रहा है, सीविंग के लिए जा रहा है, मैग्नेटिंग के लिए जा रहा है, मिक्सिंग के लिए जा रहा है, शेपिंग के लिए जा रहा है, ड्राइंग के लिए जा रहा है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर रॉ मटेरियल को, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूम रहा है, तो घूम रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए, कन्वेयर। क्या चाहिए, कन्वेयर। तो कन्वेयर के बारे में आप पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी प्रोडक्ट को, पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो लाने ले जाने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेयर। और कन्वेयर भी कई टाइप से होते हैं, जैसे बकेट कन्वेयर, चेन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर। तो इस तरीके से कई सारे कन्वेयर होते हैं। ठीक है, तो ये कन्वेयर के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब शेपिंग के बारे में आप कौन सा विधि यूज कर रहे हो, ड्राई वेट, क्या वेट के यूज कर रहे हो तो फिल्टर प्रेस बढ़ जाता है। यहाँ पर क्या एक और बढ़ जाती है, यदि कि आप सेमी वेट से यूज कर रहे हो तो आप पग मिल यूज की जाती है तो वो बढ़ जाता है।
ठीक है। उसके बाद ड्राइंग करोगे तो ड्रायर का चाहिए, ग्लेजिंग करोगे फिर फायरिंग करोगे भट्टी चाहिए और ये सब। तो ये सारे इक्विपमेंट, इतने इक्विपमेंट चाहिए आपको एक एक प्रोडक्ट को बनाने तक, कच्चा मटेरियल से लेकर आपको फाइनल प्रोडक्ट फायरिंग तक, पैकिंग तक के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल के बहुत सारे इक्विपमेंट का यूज करना पड़ेगा। जैसे कर्सिंग के लिए कर्सर यूज करना, ग्राइंडिंग के लिए ग्राइंडिंग मशीन यूज करेंगे, छानने के लिए छन्नी यूज करने पड़ेंगे, मैग्नेट यूज करना पड़ेगा, मिक्सर के यूज करना पड़ेगा। और यदि हम ब्रेड मेथड के द्वारा चलते हैं तो ब्लेंजर यूज करना पड़ता है, तो स्क्रू ब्लेंजर, वुडन ब्लेंजर इस टाइप का यूज किया जाता है। शेपिंग के लिए आपका हैंड प्रेस है या हाइड्रोलिक प्रेस है, किस टाइप के आप कौन सी विधि से आप बना रहे हो, फिर ड्राइंग, फिर ग्लेजिंग। तो इतने सारी मशीनरी का यूज होता है, उन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक। तो इतने सब टाइप से हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आपको कर्सर के बारे में देखते हैं। कर्सर, ठीक है। तो कर्सर के बारे में आपका हमने बता दिया कि कर्सर है। कर्सर मतलब क्या है, तोड़ना। कर्सिंग करना मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो इसके लिए कई टाइप के कर्सर यूज करते हैं, जैसे जाग कर्सर, ठीक है, कोन कर्सर, कोन कर्सर। तीसरा है आपका जेरेटरी, जेरेटरी कर्सर। तो इतनी इस टाइप से कर्सर आपके यूज होते हैं। आपके लास्ट में आपको हम फिगर दिखाएंगे, ठीक है, या तो अभी दिखा देते हैं फिर। ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के क्या है कर्सर यूज किए जाते हैं, जेरेटरी कर्सर। जैसे अभी पिछले 2019 में क्या है, इस जेरेटरी कर्सर को पूछा था। किसको पूछा था इसने, एग्जाम में 2019 के पेपर में आपको दिखा सकते हैं हम। पेपर कहाँ है, पेपर, जैसा कि आप लोगों ने देखा है, ये जेरेटरी कर्सर पूछ रहा है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन। कर्सिंग और ग्राइंडिंग मशीनों के नाम लिखना है, और उनके नाम ही लिखना है, और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जेरेटरी कर्सर। तो ये कितना है आपका, 10 नंबर में आया। क्लासिफिकेशन ऑफ कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग मशीन के लिए आया है। और कितने प्रकार के जो ग्राइंडिंग कर्सिंग मशीन कितने होते हैं, टाइप से होती है, ग्राइंडिंग मशीन कितने टाइप से होती है, पूछ लिया है। तो क्लासिफिकेशन आपको बताना है कि कितने प्रकार के क्लासिफिकेशन होते हैं, राउंड कर्सिंग मशीन कितने होते हैं, और ग्राइंडिंग मशीन कितने होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन जनरली 3 टाइप का होता है। यदि क्लासिफिकेशन की बात किया जाए इसका, तो 3 टाइप का होता है। पहला क्या है, कोर्ज, कोर्ज कर्सर, कोर्ज कर्सर। दूसरा है आपका इंटरमीडिएट कर्सर, इंटरमीडिएट कर्सर। और तीसरा है आपका फाइन कर्सर, फाइन कर्सर। अब इनको भी कई, कोर्ज कर्सर को भी कई रूप में बांट दिया है। जैसे ब्लैक कर्सर, ब्लैक कर्सर। दूसरा आपका है डॉज कर्सर। तीसरा आपका क्या है, जेरेटरी कर्सर, जेरे जेरेटरी कर्सर। ये किस में आते हैं, कोर्ज कर्सर, बड़े कण वाला, इन्हीं से हम कर्सिंग कर्सिंग इक्विपमेंट भी बोल सकते हैं। इंटरमीडिएट में कौन सा आता है, इंटरमीडिएट में आपका आ जाएगा रोल कर्सर। कौन सा आएगा, रोल कर्सर। उसके बाद आपका आएगा हैमर कर्सर, हैमर कर्सर। उसके बाद आपका आ जाएगा डिस्क कर्सर, डिस्क कर्सर। उसके बाद आएगा एज रनर कर्सर, रनर कर्सर। ठीक है। फाइंड में यदि हम बात करें, फाइंड में कौन कौन से कर्सर आएंगे, ठीक है, तो यदि हम उसकी बात करें तो उसके में आएगा आपका फर्स्ट बाल में, दूसरा ट्यूब में, ट्यूब मिल, ठीक है। उसके बाद है आपका रोलर मिल,
उसके बाद आपका है पॉट मिल, ठीक है। उसके बाद आपका है पेनेट्री मिल, पेनेट्री मिल। ये सारे आपके क्रशिंग और ग्राइंडिंग मशीन हो, ये जनरली क्या हो जाएगा आपकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, ग्राइंडिंग मशीन। ये दोनों आपके हो जाएंगे क्रशिंग मशीन, ठीक है। तो ये पूछ लिया है कि ये कितने टाइप होते हैं। अब जेनेटरी कर्सर को पूछ लिया है कि वो उसका एक वर्किंग प्रिंसिपल बताए, तो पहले आपको जेनेटरी कर्सर का फिगर देख लेना होगा और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि कितने टाइप के, किस तरीके से इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं ये कौन सा है, जेनेटरी कर्सर। किसका फिगर है ये, जेनेटरी कर्सर का ये फिगर है, जेनेटरी कर्सर है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है कि मटेरियल को इस साइड से फीड किया जाता है, ठीक है। और ये जो दो ये साइज है, यहाँ पर मटेरियल का क्रशिंग होता है, ये जगह पे मटेरियल का क्रशिंग होता है, क्योंकि ये इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, मटेरियल यहाँ से गिरता है, यहाँ पर क्रश होके वो नीचे आ जाता है। तो ये इसका जो ओपनिंग साइज है, ये इतना ही ओपन हो सकता है, ये मिनिमम ओपनिंग साइज है, मैक्सिमम ओपनिंग साइज। तो इसी के बीच में ये क्या है, अप डाउन करता है, ये फिक्स रहता है, ये रोटेट, ये आपका सॉफ्ट होता है, कंसंट्रिक सॉफ्ट होता है, ये जबड़ा फिक्स होता है, ये मूवेबल रहता है। तो जितना ही खुल के इसके बीच में ही जो आता है मटेरियल वो पिस जाता है, जैसे दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं। दूसरे फिगर में ये देखिए, जिसमें रॉ मटेरियल को फीड किया गया है, यहाँ पे रॉ मटेरियल को क्या करेगा, फीड किया गया है, और इन दोनों के बीच में वो पिस रहा है, पिस होकर टूट रहा है, तोड़ने के बाद क्या है, क्रश होने के बाद मटेरियल नीचे गिर जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके को हम क्या क्या बोलते हैं, जेरेटरी कर्सर। तो इसके बारे में आपने फिगर देख लिया कि इस तरीके से आपको फिगर बनाना है, ये सिंपल फिगर है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये सिंपल फिगर है जेरेटरी कर्सर का, ठीक है। ये सॉफ्ट होता है, डिस्चार्ज होता है और इस सब इसके बीच में मटेरियल को क्रश कर देता है। तो ये आपका हो जाएगा जेरेटरी कर्सर, ठीक है। कर्सिंग हो गया आपका। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आएगा आपका बाल मिल। वो 10 नंबर का हो गया, बाल मिल, ठीक है। बाल मिल, तो बाल मिल या एक और आता है ट्यूब मिल, पूछ लिया है ट्यूब मिल क्या होता है, बाल मिल क्या होता है। तो बाल मिल का जो फिगर ये जनरली इस टाइप से होता है, ठीक है। ये उतना फिगर तो हमारा अच्छा नहीं है, ठीक है। ठीक है, हैंग करेंगे, ये फिगर है। यहाँ से मटेरियल को फीड किया जाता है, ये होल होता है, यहाँ से मटेरियल को फिल किया जाता है, इनसे 50% खाली रखा जाता है और 50%, ठीक है। ये आपका बॉल मिल होता है। फिगर को आप एक देख लीजिएगा, फिगर फिगर से अच्छे से समझ में आएगा। ये शाफ्ट होता है, ये फिगर होता है, ठीक है। तो ये अपने अक्ष पे रोटेट कर रहता है, यहाँ से मटेरियल को फीड किया जाता है, अंदर की साइड में ये डाला जाता है और ये 50% खाली छोड़ दिया जाता है। इसमें कुछ बड़े बड़े बाल छोड़े जाते हैं, डाले जाते हैं, जिसके द्वारा वो क्रशिंग ग्राइंडिंग होता है। बाल के साइज छोटा होता है, बड़ा भी होता है, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होता है, उसका क्रशिंग और ग्राइंडिंग, क्रशिंग और मिक्सिंग और ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग और मिक्सिंग इसमें एक साथ हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ड्राई मेथड के द्वारा भी यूज कर सकते हो, आप इसको वेट मेथड के द्वारा भी यूज कर सकते हो। एक तो ये बाल मिल पूछता है, ये ड्रम आकार का होता है, इसके अंदर एक लेयर चढ़ी होती है, ठीक है, जो कि ये लोहे का, ऊपरी का लोहे का होता है, अंदर की चादर एक दूसरे मटेरियल की होती है, ठीक है। और ये अपने अक्ष पे रोटेट घूमता रहता है, जिसके द्वारा उसमें मटेरियल का ग्राइंडिंग होता है, ठीक है। तो ये है आपका बाल मिल का। अब ट्यूब मिल का फिगर देख लीजिए आप, ट्यूब मिल का, ठीक है। ट्यूब मिल, ये आपकी ट्यूब मिल है, ये क्या है आपकी ट्यूब मिल है, ठीक है। ये ट्यूब मिल है जिसके द्वारा क्रशिंग और ग्राइंडिंग किया जाता है। हेडलाइनर्स होता है, ग्रेट होता है, बैक प्लेट्स होता है, और ये होता है। इसमें क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, देखो यहाँ का इस मटेरियल का साइज देखो और इधर देखो। जो स्टार्टिंग में मटेरियल यहाँ से डाला जाता है, यहाँ का होता है, अब यहाँ से ये टूट कर ये फाइन कर्सर में ये टूट जाता है, यहाँ से मटेरियल को निकाल लिया जाता है, ठीक है।
इधर हेमडाइनल ग्रेड्स होता है, ये बीच का एक दीवार होती है, फाइन ग्रेड होता है, ग्रेड्स होता है, और ये भी अपने अक्ष पे ये रोटेट करता है, बड़ी लंबी सी होती है। ठीक है, तो ये जनरेट ट्यूब मिल का कहाँ पर ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है ज्यादा, सीमेंट इंडस्ट्री में। ठीक है, और तुम्हारे वाटर इंडस्ट्री में भी इसका एप्लीकेशन होता है। तो फिगर देख लीजिएगा, इसी फिगर के बारे में, इसी फिगर को आपको बनाना है और अच्छी को एक्सप्लेन करना है अच्छे से। ठीक है, मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने लगूंगा तो वीडियो वैसे भी बड़ी हो जाएगी, तो मैं ओवर भी बता दे रहा हूँ, फिगर भी आपको दे दे रहा हूँ, इस तरीके से उसमें क्रशिंग और ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए सारे ये हो गए जो। ठीक है, नेक्स्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, इस पेपर को क्लियर देख के जाइएगा क्योंकि ये इसी में रिपीट होगा क्वेश्चंस। क्या है, व्हाट आर द रिक्वेस्ट ऑफ गुड साइज रिडक्शन एंड मीडियम, व्हाट आर द रिक्वेस्ट्स ऑफ गुड साइज एंड रिडक्शन मीडियम। तो साइज का रिडक्शन मीडियम क्या डिपेंड करता है कि जो उसका छोटे कण और बारीक कण किस पे डिपेंड करता है, उसके आकार पे, मतलब उस किस टाइप का, किस एफिशिएंसी की आप मशीनरी इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, और उसके आधार पर उसका क्या आउटपुट है, इनपुट हम कितना दे रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है, कितनी जल्दी उसका क्रशिंग या ग्राइंडिंग कर दे रहा है, ये सब उस पर देखा जाता है। ये सारी जरूरतें देखी जाती हैं एक अच्छे, अगर जो कम यानी कि एक अच्छा आपका क्रशर या ग्राइंडर कब हो सकता है, यदि हम कम समय में, कम लगे समय का, समय कम समय में कर दे। ठीक है, कम समय में कर दे। ठीक है, फ्यूल कम लगे, फ्यूल कम लगे। ठीक है, तीसरा क्या है कि आसानी हो, ऑपरेट करने में आसानी हो, क्या हो, ऑपरेट करने में, चलाने में आसानी हो, ऑपरेट करने में आसानी हो, हाई इफिशिएंसी की उसकी दक्षता हाई होनी चाहिए, हाई इफिशिएंसी हो। ठीक है, यदि उसकी दक्षता हाई होगी, ठीक है, तो वो अच्छे से अच्छा काम करेगा, अच्छा वर्क करेगा, अच्छा ग्राइंडिंग और क्रशिंग कर दे, क्रश करके देगा। ठीक है, तो ये सारी जरूरतें हैं एक आपकी एक अच्छे कर्सर या ग्राइंडर के। और बहुत सारी जरूरतें हैं जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट है, बी पार्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल ड्राइव एक्सप्रेशन। तो बॉल मिल के बारे में हमने बता ही दिया था, पहले से ही बता रखा है कि बॉल मिल क्या होती है। क्या करता है, क्रिटिकल स्पीड पूछता है बार बार, क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, यही कर देते हैं, जी अपॉन ए। ठीक है, हाफ स्क्वायर अपॉन 2 पाई, एक क्रिटिकल स्पीड का फार्मूला होता है, जहां पर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द मिल, यानी कोई जो मिल होती है, ये बॉल मिल होती है। ठीक है, ये बॉल जो मिल होती है, इसकी रेडियस, इस ये रेडियस कितनी है, यहां से यहां तक उसकी रेडियस है, ए इज इक्वल टू क्या है, रेडियस ऑफ बॉल मिल। ठीक है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ग्रेविटी मानते हैं, एक्सीलरेशन वो कितने स्पीड से चलती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो ये इसका क्रिटिकल स्पीड पूछ लेता है हमेशा, इस क्रिटिकल स्पीड। तो क्रिटिकल स्पीड क्या है, डिपेंड करता है, यदि लार्ज पार्टिकल होंगे, भारी कण होंगे, भारी होगा, तो उसमें रोटेट कम हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, उसकी रेडियस पे भी डिपेंड करता है, बाल की रेडियस क्या है, उसकी एक्सीलरेशन क्या है, इन दोनों पर, यानी कि बाल मिल की का जो रेडियस क्या है, दूसरा है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, उन दोनों का रेशियो क्या है, उस फार्मूले के द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, उसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, क्रिटिकल स्पीड। एक और फार्मूला आ जाता है, रेट ऑफ मिलिंग, रेट ऑफ मिलिंग, यानी मिलिंग की बॉल मिलिंग की दर की क्या होती है,
तो इसका एक फार्मूला होता है, ठीक है, ये अपॉन आर। तो इस फार्मूले के द्वारा बॉल मिल की दर निकाल सकते हैं कि बॉल मिल की दर क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर यदि हम बात करें, ठीक है, रेडियस है, ये क्या है आपका रेडियस है, ठीक है, ये क्या है रोम क्या है डेंसिटी है, ठीक है, डी क्या है पार्टिकल साइज है, ये डी क्या है पार्टिकल साइज है, ठीक है, आर क्या है आपके रेडियस है, ये आपका क्या है रेडियस है। तो इस स्पीड के द्वारा बॉल मिल की आप दर निकाल सकते हो किस किस दर से वो आ, चल रहा है और रोटेट कर रहा है, उसकी दर क्या है, पीसने की दर क्या है, ठीक है। डिफरेंशियल कम्युलेटिव स्क्रीन एंड एनालिसिस, तो ये क्या है कि आपको जब सीवी में पढ़ोगे तो कम्युलेटिव और डिफरेंशियल होगा। कम्युलेटिव मतलब क्या है, उसमें एक साथ कई सारी सीप जुड़ी होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कम्युलेटिव बोलते हैं, और यदि अलग अलग सीप लगी होती है तो उसे डिफरेंशियल बोलते हैं। ट्यूब मिल का हमने फिगर दिखाई दिया था, ट्यूब मिल को अभी आपने देखा ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, ठीक, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि किस टाइप से है। तो ये तुम्हारे फार्मूला 2019 के पेपर के कुछ क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट और हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक चीज और पूछ लेता है, फिल्टर प्रेस। क्या पूछता है, फिल्टर प्रेस बहुत ज्यादा पूछता है, फिल्टर प्रेस। अब फिल्टर प्रेस क्या होता है, वो इस टाइप का दो फिगर उसको हम दिखा रहे थे, ये दो प्लेटें होती हैं, ठीक है, दो प्लेटें होती हैं, ठीक है, इस तरीके से पूरा इनके बीच में कपड़ा बंधा लगा होता है छानने वाला, इसमें क्या होता है कपड़ा लगा होता है, एक साइड से ये पाइप लगा होता है, यहाँ से एक पाइप लगा होता है, ठीक है, ये आपका पाइप लगा होता है, यहाँ से सलरी को यानी 50% वाटर और 50% रॉ मटेरियल मिल के क्या है एक घोल बनाते हैं जिसे बोलते हैं सलरी, और उस सलरी को किस में फीड किया जाता है आपका ये इसमें फिल्टर प्रेस में, और फिल्टर प्रेस में क्या है इसको फीड किया जाता है, फिर इसमें जब ये पूरे में ये पूरा भर दिया जाता है फीड कर दिया जाता है सैलरी को, फिर इसको क्या किया जाता है हाई प्रेशर से दबाया जाता है। हाई प्रेशर से दबाने पर क्या है इसमें जो लगे कपड़े होते हैं क्लॉथ होता है वो पानी को छान देता है, और इसमें यहाँ पर हमें केक रूप में मिल जाता है। केक रूप में कैसे मिलता है, जैसे आटा गूथा होता है इस टाइप से क्या केक मिल जाता है। अब इस केक को कहाँ ले जाते हैं, पग मिल में, कहाँ ले जाते हैं पग मिल में। पग मिल में क्या होता है उसकी डी एयरिंग की जाती है, क्या की जाती है डी एयरिंग, मतलब उसमें जो हवा है गैसेस है उसको निकाल दिया जाता है, और उसमें क्या है उसकी गुथाई अच्छे से हो जाती है, क्या हो जाती है गुथाई अच्छे अच्छे से हो जाती है। गुथाई अच्छे से करने के लिए उसको हम क्या करते हैं पगिंग करते हैं, पग मिल में ले जाया जाए, ठीक है। तो ये फिल्टर प्रेस का एक बार आप फिगर देख लीजिए। फिल्टर प्रेस का एक ही काम है कि उसमें जो भी पानी है यानी सलरी है घोल है शरबत है, उस घोल से हमें क्या प्राप्त करना है केक प्राप्त करना है, ठीक है। केक प्राप्त करने के लिए हम फिल्टर प्रेस का यूज करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट जो बार बार टॉपिक्स आते हैं आपका आता है कि क्लोज, ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी हैंग कर, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट, ओपन सर्किट ग्राइंडिंग, ये बार बार पूछा जाता है। क्लोज सर्किट क्या होता है, मान लिया जाए वह प्रोसेस जो स्टेप बाय स्टेप हो तो उसको आप क्या कहेंगे क्लोज सर्किट। मान लीजिए आपने कोई इंडस्ट्री लगाई, ये आपने लगा दी इंडस्ट्री, ये आपके इंडस्ट्री का एक लेआउट है, तो यहाँ पर आपका रॉ मटेरियल है, तो रॉ मटेरियल के बाद क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल के बाद आपका क्रशर होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए बाल मिल होना चाहिए, उसके बाद क्या होना है सीविंग होना चाहिए, मतलब सीविंग होना चाहिए, उसके बाद मैग्नेटिंग सीविंग और मैग्नेटिंग एक साथ होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए यहाँ से आपका क्या है कन्वेयर के द्वारा क्या है आपका शेपिंग डिपार्टमेंट होना होना चाहिए, ग्लास इंडस्ट्री है तो सीधे फर्नेस में जाना चाहिए। तो मतलब क्या है एक के बाद एक हो रहा है, रॉ मटेरियल लिया हमने क्रशर में ग्राइंड क्रश किया, और क्रश करने के बाद उसको क्या किया हमने पीसा, पीसने के बाद हमने छाना और उसको बना दिया। तो ये क्या हो रहा है स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक स्टेप अच्छे से हो रहा है। अब ये तो हो गया आपका क्लोज सर्किट,
ये कौन, इसको क्या कहेंगे, क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट भी पूछता है, तो ओपन सर्किट में क्या होता है कि यहां से मान लिया जाए ये आपका एक इंडस्ट्री का लेआउट है, तो यहाँ रॉ मटेरियल रखा है, रॉ मटेरियल के बाद क्या है, यहाँ पर उसका कसर है और यहाँ पर आपका ग्राइंडर है। मतलब क्या है, कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करता है जो भी प्रोसेस इंडस्ट्री, उसको क्या कहते हैं, ओपन सर्किट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या है। क्लोज सर्किट में है कि सारी प्रोसेस एक के बाद अपने आसानी रूप से चलती रहती है, जबकि ओपन सर्किट में कोई डिपार्टमेंट फिक्स नहीं रहता है, रॉ मटेरियल यहाँ है तो कर्सर यहाँ है तो ग्राइंडर यहाँ है, तो फिर क्या है, शेपिंग डिपार्टमेंट यहाँ है। तो इस तरीके से अनइवन प्रोसेस होता है, तो इसको कहते हैं क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, तो आपको कृषि के बारे में, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट के बारे में शायद आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक, अब पूछता है, ये क्वेश्चन जो जरूर पूछता है, ला, 3 ला पूछता है, रिटंगर्स ला, रिटंगर्स ला, दूसरा आपका किक्स ला, तीसरा आपका है बॉन्ड्स ला। ये कई बार पूछता है। तो रिटंगर्स ला, रिटंगर्स जी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था कि, क्या उन्होंने क्या कहा था कि कण के टूटने से पहले खराब नहीं, इसलिए असीम रूप में भंगुर होते हैं। रिटंगर्स का कहना है कि आकार में कमी के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है, उसके सतह के समानुपाती होती है। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा, मैं समझाता हूँ। मान लिया जाए ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये लार्ज पार्टिकल है और ये इससे टूटे हुए 2 स्मॉल पार्टिकल है। ठीक, इससे टूटे हुए 2 स्मॉल पार्टिकल। अब उनका कहना है जो सतह ये होता है, ये मान लीजिए पृथ्वी, तो यहाँ से जो टच कर रहा है, इतने एरिया को टच कर रहा है, इसका सतह है, सरफेस एरिया कम है। आपको कंफ्यूजन होगा, आप समझ लीजिए, जितना लार्ज पार्टिकल रहेगा उसकी सरफेस एरिया उतनी कम रहेगी। यानी लार्ज पार्टिकल, यदि पार्टिकल साइज इंक्रीज करेंगे, यानी पार्टिकल साइज, जो कण के साइज इंक्रीज करेंगे, तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया जो होगी आपकी डिक्रीज होगी। ठीक है, समझ में आया, यानी पार्टिकल साइज इंक्रीज होगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगी। अब इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, पार्टिकल साइज यदि डिक्रीज होगा, यानी पार्टिकल साइज यदि डिक्रीज होगा तो सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो उनका कहना है कि जितना भी जो पार्टिकल का सरफेस एरिया है, जितना आप बढ़ाते जाएंगे, पार्टिकल छोटा छोटा होता जाएगा, उतना ही क्या है, एनर्जी खर्च होगा। ठीक है, उनका कहना था कि जो आवश्यक एनर्जी है, वो जो आवश्यक एनर्जी है, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी है, वो इन दो, मान लीजिए इसके लिए 10 चाहिए, 10 किलो जूल चाहिए, तो इसके लिए ये पार्टिकल, इसकी सरफेस एरिया बढ़ गया, तो जितना इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, उतना जितना इस सतह का टच करेगा, जितना पार्टिकल छोटा होता होता जाएगा, उसकी जो एनर्जी है, उसको ग्राइंड करने की एनर्जी है, वो बढ़ती जाएगी, मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा। ये रिटंगर्स जी का कहना था। ठीक है, समझ में आया। उसके, इनका ध्यान रखना, रिटंगर्स जी ने क्या कहा था कि जो एनर्जी है किसके समानुपाती होती है, किसके, इसके सरफेस एरिया के, पार्टिकल के सरफेस एरिया के, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू, यानी एनर्जी प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। ये तो फर्स्ट है, रिटंगर्स जी का है। अब किक्स जी ने क्या बताया भाई, किक्स जी ने क्या बताया, किक्स भी एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इस पार्टिकल को तोड़ने के लिए, जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है, यदि पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा, पार्टिकल साइज बढ़ता जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी की रिक्वायर्ड है उसके साइज के अनुसार रिक्वायर्ड है, जरूरत पड़ती है एनर्जी। छोटा, बड़ा पार्टिकल होगा तो बड़े, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और स्मॉल पार्टिकल होगा तो कम एनर्जी की जरूरत होगी। ये किसने बताया था, किक्स जी ने बताया था। किक्स के नियम को हम मान लेते हैं, क्या कह, किसने कहा, किक ने बताया कि किसी दिए गए आकार में कमी के लिए आवश्यक ऊर्जा, आकार में कमी के लिए, क्रश करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आकार में कमी के अनुपात के समानुपाती होती है। आकार में जो अनुपात होता है उसके वो समानुपाती होता है। ठीक है, और यह शक्ति एक मान देता है। अब उन्होंने क्या कहा, एनर्जी किसके बराबर है,
एनर्जी प्रोपोर्शनल तो किसके है, पार्टिकल साइज के बराबर होता है, पार्टिकल साइज। तो ये आपके किक्स जी ने बताया था, ठीक है। अब बॉन्ड जी ने क्या बताया था, बॉन्ड्स ने क्या बताया था, बॉन्ड्स लॉ के अनुसार क्या है, बॉन्ड्स लॉ के अनुसार का कहना था कि आकार में कमी के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पाद के सतह आयतन के समानुपाती के वर्गमूल के समानुपाती होता है। मतलब क्या है, एक बार फिर से सुनिए, आकार में कमी के लिए जो उसका पार्टिकल साइज ये है, और ये कमी के लिए क्रश करने के लिए वो जो उसका उत्पाद का सतह आयतन है, जो सतह का आयतन है, इसका वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन के वर्गमूल के समानुपाती होता है। क्या होता है, वर्गमूल के एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इसके 1/v के समानुपाती होता है। तो ये मॉर्स जी ने बताया था कि जितना भी पार्टिकल का जो आयतन है उसके वर्गमूल के समानुपाती होता है, क्या होता है ये आपका, ठीक है, ये एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये किक्स लॉ, रिपीटर्स लॉ, बॉन्ड लॉ, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप देख कर जाइएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या पूछता है, कन्वेयर, ठीक है, क्या पूछता है, कन्वेयर। फिल्टर तो आपने फिल्ट्रेशन तो समझ लिया, बहुत सारे फिल्ट्रेशन है, डस्ट फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के बहुत सारे टाइप हैं जिनको हम लिखवा लिखवा सकते हैं, चलिए लिखवा ही लेते हैं। फिल्ट्रेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनको इतना लिखवाना वो दिक्कत हो जाएगी। तो फिल्टर प्रेस जैसे हमने बताया था कि कितने फिल्टर यानी फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन में हमने आपको फिल्टर प्रेस के बारे में बताया, फिल्टर प्रेस के बारे में बताएगा, ठीक है। तो उसके तरीके से और कई सारे फिल्टर होते हैं, जैसे टाइप में हम लिखवा देते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं लेकिन कुछ के ही लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट टाइप है आपका सैंड फिल्टर, सैंड फिल्ट्रेशन क्या होता है, सैंड फिल्ट्रेशन। इसमें भी दो कैटेगरी के हैं, ए है आपका, ये क्या है, ओपन, ओपन। बी आपका क्या है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा आपका है, ये जो दूसरा टाइप में आता है आपका फिल्टर प्रेशर, फिल्टर प्रेशर, ठीक है। इसके भी कई टाइप हैं, जैसे हम देखते हैं, ये आपका क्या है, फ्रेम, यानी फ्रेम टाइप से होगा। बी आपका है प्लेट टाइप से होगा। सी आपका क्या है, ठीक है, वॉशिंग टाइप से है, वॉशिंग नॉन वॉशिंग, यानी वॉशिंग टाइप से होगा। तो वॉशिंग दो तरीके का होगा, एक वॉशिंग टाइप से होगा, एक नॉन वॉशिंग टाइप से होगा, दूसरा नॉन वॉशिंग टाइप से होगा, नॉन वॉशिंग, ठीक है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका है लीफ फिल्टर्स, लीफ फिल्टर्स, ठीक है। चौथा आपका है, इसके भी टाइप है, मोर फिल्टर है, फिर रोटरी और कंटिन्यूअस फिल्टर, रोटरी एंड कंटिन्यूअस फिल्टर, फिल्टर। तो ये क्या है, जनरली फिल्टर्स के टाइप है, ठीक है। तो ये टाइप को लिख लोगे आप अच्छे से, थोड़ा ध्यान से देख लेना, अधिकतर फिल्टर प्रेस के बारे में पूछता है, टाइप में नाम लिख देना, इनके हेडिंग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इनके हेडिंग से आपका काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना, बाकी हो जाएगा। अधिकतर फिल्टर प्रेस के बारे में ही पूछता है। नेक्स्ट आपका है कन्वेयर, क्या, कन्वेयर, कन्वेयर। तो कन्वेयर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मटेरियल को ले जाया जाता है, तो जिसके माध्यम से ले जाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम कन्वेयर बोलते हैं। जब प्रोडक्ट क्या है कि यहाँ रॉ मटेरियल से यानी बैच हाउस से आपका कहाँ क्रसिंग, क्रसिंग, ग्राइंडिंग, ये सब मशीनों तक पहुंचने के लिए जो एक माध्यम यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं हम कन्वेयर। तो कन्वेयर भी कई टाइप से होता है, ठीक है, ठीक है, कन्वेयर भी कई टाइप से होता है, जैसे चैन कन्वेयर, चैन कन्वेयर। बी आपका है बेल्ट कन्वेयर, आपका सी आपका है चैन कन्वेयर, बेल्ट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर, बकेट कन्वेयर। डी आपका है, ठीक है,
चैन कन्वेयर हो गया, बेल्ट कन्वेयर होगा, और क्या हो जाएगा आप, बकेट कन्वेयर हो गया। और नेक्स्ट क्या है आपका, बकेट कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्रू कन्वेयर। ठीक है, तो चैन कन्वेयर के एक चैन टाइप से होता है जिसपे वो मटेरियल जाता रहता है। बेल्ट कन्वेयर क्या है, बेल्ट कन्वेयर जनरली ग्लास इंडस्ट्री में यूज होता है कि एक बेल्ट टाइप से होता है, इसके नीचे पुली लगी होती है जिसपे चलता रहता है। यहाँ पर रॉ मटेरियल को रखा जाता है तो जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर मटेरियल पहुंचता रहता है। बकेट टाइप से क्या है, अब कुछ बकेट है, बकेट इस टाइप से लगा हुआ है, जैसे पहाड़ों पे आप देखे होंगे जो उसको क्या बोलते हैं, डॉली टाइप से होता है, उसी टाइप से आपका बकेट कन्वेयर है, जो कि बकेट में मटेरियल को भर दिया जाता है और ये बकेट एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चलती रहती है, एक पट्टे पे चलती रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बकेट कन्वेयर होता है। दूसरा है आपका न्यूमेटिक कन्वेयर, जो प्रेशर के द्वारा, हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा चलता है। क्या होता है आपका न्यूमेटिक। ठीक है, न्यूमेटिक कन्वेयर। तो ये सारे क्या हैं आपके, कन्वेयर है। ठीक, इनके द्वारा हमारा मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। ठीक है, और हमको आप लोगों को डिटेल्स में समझा सकते थे पर थोड़ा टाइम नहीं है, आपके पास भी टाइम नहीं है। यदि हम वीडियो बॉडी बनाने लगे तो रात हो जाएगा और लेट हो जाएगा, क्योंकि कल आपका पेपर है, कल सुबह पेपर है और अभी हम इतने रात में वीडियो बना रहे हैं, तो आपको भी देखने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं और इसको फिर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे कि आपको 1-2 घंटा मिल जाए देखने के लिए। तो इस तरीके से आपको, मतलब पूरी तरीके से तो नहीं कर पाए, हम ही खुद नहीं सेटिस्फाई हैं कि अच्छे से आपको हम सॉल्व करा पाए कि नहीं, लेकिन फिर भी इतना हम करा दिए कि यदि आप अच्छे से ध्यान से देख लोगे तो समझ जाओगे और आपका पासिंग मार्क्स तो आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको आप अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। ठीक, धन्यवाद।